अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम जो है एनईडी के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट वीडियोस के अंदर जो है हमने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ जो है हमने ख़त्म कर लिए थे। हर एक एमसीक्यूज़ को हमने इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट के साथ समझा कि भाई कौन सा एमसीक्यूज़ किस चीज़ की कौन से कॉन्सेप्ट की जो है बात कर रहा है। तो आज हमने थोड़ा उससे आगे बढ़ना है और इसके बाद क्योंकि एनईडी का पेपर सर पे है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक जो है स्ट्रेटजी भी बताऊं कि केमिस्ट्री के हवाले से आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि आप उन 25 एमसीक्यूज़ को हर एक एमसीक्यूज़ को किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। तो आज जो है अभी इस वक्त हम थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जिसकी वजह से हम इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है हमारे पास कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है 1 सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिंबल होता है ये सिग्मा बॉन्ड का होता है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। क्या इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है? एक सिग्मा बॉन्ड या फिर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो इसको समझने से पहले आपको जो है देखना पड़ेगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, तो N2 की बात कर रहे हैं। और नाइट्रोजन, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन जो है बिलोंग करता है ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 5A से। ठीक है, अब ये देख लें कि नाइट्रोजन ग्रुप 5A के अंदर मौजूद है। ये रहा नाइट्रोजन 5A। अच्छा, अब 5A की, क्योंकि अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी हो तो वैलेंसीज को हमने डिस्कस किया। 5A की वैलेंसी क्या होती है? -3। इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। तो अब जाहिर है जब 3 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड हैं, तो ये जब किसी के साथ वैलेंसी शेयर करेगा तो वो भी 3 ही करेगा। तो भाई नाइट्रोजन को भी 3 रिक्वायर्ड, दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 रिक्वायर्ड, तो दोनों ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड शेयर करके जो है नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब एक चीज याद रखनी है कि भाई कभी भी सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एक बॉन्ड होगा, तो वो एक बॉन्ड जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सही है कि भाई अगर मैं बोलता नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल नहीं सिंगल बॉन्ड जो है शेयर कर रहा है, तो अगर सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहा है तो भाई वो सिंगल बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड, ये पहला बॉन्ड है, ये तो सिग्मा ही बनाएगा। एक बॉन्ड है तो भाई एक बॉन्ड तो सिग्मा ही बनाएगा। बाकी के जितने भी बॉन्ड होंगे, 2 3 4, 4 तो होते नहीं है, 3 ही होते हैं, तो दूसरा और तीसरा ये दोनों जो है हमेशा पाई बॉन्ड बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं बात करूँ H2 की, H2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड शेयर करता है। तो अब सिंगल बॉन्ड शेयर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड शेयर कर रहा होता तो एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या हो जाता फिर? पाई बॉन्ड। इसी तरह 3 शेयर कर रहा है तो एक सिग्मा बॉन्ड, बाकी के 2 क्या हो गए? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब जरा आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो भाई 3 बॉन्ड थे, तो अब आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड शेयर कर रहा है तो भाई एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2 जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, डायपोल मूवमेंट ऑफ Cl2। दूसरे एमसीक्यूज पे आते हैं। डायपोल मूवमेंट की हम जब बात कर रहे हैं तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। जब 2 एटम होते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है, जब पोलर एटम की बात करते हैं, पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर हम कहते हैं, पोलर निकला पोल से, पोल्स मींस चार्जेस। तो जो एटम, जिस दो कोई भी चीज़ है अगर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई एक गिलास मैंने पानी लिया, ठीक है, एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर मैं नमक डाल देता हूं, तो नमक पानी के अंदर क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब
नमक जो है पानी के अंदर क्या है, पोलर है, मतलब डिसॉल्व हो गया अच्छे से। तो पानी और नमक दोनों सेम उसके इससे ताल्लुक रखते हैं, सेम, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, तो जिसकी वजह से नमक आसानी से उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं किसी नॉन पोलर को, नमक भी पोलर था पानी भी पोलर था, तो दोनों आपस में क्या होगा, मिक्स हो गए। लेकिन मैं कोई नॉन पोलर उठाता हूं, जैसे कि ऑयल, ऑयल एक नॉन पोलर और वाटर पोलर, नॉन पोलर को पोलर के अंदर डिसॉल्व करूंगा, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसी तरह हम बात करते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब पोलर की बात करते हैं, पोलर के अंदर एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब डायपोल मोमेंट फिर किसका निकलेगा भाई, तो डायपोल मोमेंट हमेशा पोलर का निकलेगा, क्योंकि पोलर के पास ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए कभी भी नॉन पोलर का जिक्र आएगा तो भाई डायपोल मोमेंट आप बोलोगे कि भाई क्या हो जाएगा, उसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, मतलब डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो, क्योंकि दोनों चार्जेस तो सेम है ना। यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन हमने करना था, लेकिन वहां पे तो दोनों या तो नेगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए डायपोल मोमेंट उसका क्या हो जाएगा, जीरो। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास Q इंटू डी, क्यू कहते हैं चार्जेस को, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को मल्टीप्लाई करना है किससे, डिस्टेंस से। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को Q से डिनोट किया, चार्जेस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो इसके यूनिट की जब हमने बात की तो भाई इसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो इसलिए इसका यूनिट कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। और एक और यूनिट होता है इसका डेबे, DEBY जिसको हम बोलते हैं, तो 1 डेबे इक्वल टू 3.336 एक्सपोनेंट -30। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, तो ये वैल्यू आपने याद करनी पड़ेगी। फिर एक पॉइंट लिख दिया कि भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल कितना होगा, जीरो। अब आ जाओ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो डायपोल मोमेंट ऑफ Cl2 हो तो तब भी वो क्या है भाई, नॉन पोलर है। H2 है नॉन पोलर, दो किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि हमारे पास HCl, H के ऊपर क्या चार्ज होता है, H के ऊपर जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा बॉन्ड, ये थोड़ा हम दूसरी तरफ जा रहे हैं लेकिन बताना जरूरी है, कौन सा बॉन्ड कब आयोनिक बॉन्ड बना रहा है और कब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी कि कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से बिलो है, 1.7 से कम है, तो वो बॉन्ड बनेगा हमारे पास, वो बॉन्ड बना लेगा, और कौन सा बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड बनेगा हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सही है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अप्रॉक्स 2.2, ठीक है, और क्लोरीन की अब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ा 3.4 होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स हो गई, आपने कंफर्म, जो चीज़ मैं बोलूँ वो चीज़ तो कम से कम कंफर्म कर लेनी होगी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 या फिर 3.5 ही होती है, ठीक है। तो डिफरेंस अगर आप माइनस करो तो डिफरेंस आ गया, 3.4 को माइनस करोगे 2.2 से तो 1.2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 1.2 बिलो 7 1.7 है या फिर ग्रेटर देन 1.7 है, तो आप बोलोगे भाई 1.2 ग्रेटर बिलो देन 1.7। तो इसका मतलब HCl ने कौन सा बॉन्ड बनाया, HCl ने भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, HCl ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया इसने, ये अगर मैं आपको एक चीज दिखा भी दूं,
कि किस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, तो वो मैं अगर आपको बताऊं तो क्लास 9 की बुक के अंदर आपको ये चीज़ मिलती है, पाई जाती है कि भाई किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉरी। तो क्लास 9 के अंदर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का, तो जिसके अंदर हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड जो है बन रहा होता है। तो मैंने सोचा वो आपको दिखा दूं। क्राइटेरिया मौजूद है कि अगर आपको नोट डाउन करना हो, जाहिर है मैं तो नोट डाउन यहाँ पे नहीं कर सकता अभी, क्योंकि फिर 2 घंटे की वीडियो चली जाएगी अगर मैंने यहाँ पे नोट डाउन करना शुरू कर दिया, क्योंकि माशाल्लाह से राइटिंग बड़ी अच्छी हो रही होती है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से जो है मुश्किल होती है। ठीक है, अच्छा, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो देखो, ये आप नोट डाउन कर सकते हो अपने पास पॉइंट, जिस तरीके से भी आप नोट डाउन करना चाहो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयोनिक और कोवलेंट, या तो आयोनिक होगा या तो कोवलेंट होगा इन नेचर। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज मोर देन 1.7, अगर 1.7 से ज्यादा है द बॉन्ड विल बी आयोनिक। 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो वो तो आयोनिक ही है। लेकिन अगर 1.7 से कम है, डिफरेंस इज लेस देन 1.7, द बॉन्ड विल बी कोवलेंट बॉन्ड। तो 1.7 पे से कम पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम इज जीरो, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? जीरो, द बॉन्ड विल बी प्योर कोवलेंट और नॉन पोलर। कोवलेंट में भी दो टाइप हो गई, एक तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि ये था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.2 या फिर 3, जितना भी आप लेना चाहो, ठीक है, 1.2 लिख लिया हमने। अब पोलर बनेगा, नॉन पोलर बनेगा, भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना, कुछ तो है ना, 1.2 भी है, तो भाई ये होगा पोलर, यानी कि HCl क्या है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं H2 की, भाई H2 की सिंपली मैंने बात कर ली, दो हाइड्रोजन, पहला वाला हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? भाई हाइड्रोजन की तो बता दी ना, वो तो पता होनी चाहिए, 2.2। दूसरा वाला हाइड्रोजन, उसकी भी कितनी होगी? 2.2 ही होगी। अब हाइड्रोजन ऐसा थोड़ी है कि एक जगह चेंज है दूसरी जगह चेंज है, तो भाई 2.2 माइनस 2.2 इज इक्वल्स टू 1, तो नहीं बोल देना भाई बस, हाँ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो जब माइनस कर दिया तो भाई इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या बना कि भाई अगर 0 था, अभी हमने पढ़ा ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है तो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन था तो कोवलेंट बॉन्ड तो बना रहा था, लेकिन कैसा कोवलेंट बॉन्ड? नॉन पोलर। HCl है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कैसा कोवलेंट बॉन्ड? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया? अब आ जाओ यहां पे, तो डायपोल मूवमेंट, अब ये नॉन पोलर हो गया, H2 भी होता वो भी नॉन पोलर, O2 होता नॉन पोलर, N2 होता नॉन पोलर, HCl है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अभी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर का मैंने बताया अभी कि भाई नॉन पोलर का मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट कितना होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या होगा? हमारे पास 0 हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप जो है इस चीज़ को पढ़ना चाहते हो कि भाई एक दो चीज़ें मैं नोट डाउन करवा लूँ, 1.65 यहाँ पे लिखा हुआ था क्योंकि इसलिए मैंने बोला बताऊँ। 1.65 जो है डायपोल मूवमेंट होता है और वो होता है वाटर का, सही है? वाटर क्योंकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और पोलर में भी कैसा? पोलर में भी इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? अब देखो, कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएगा, अब कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब पानी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा? वो लेस देन 1.7 होगा, क्योंकि 1.7 से कम होगा तो भाई हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से कम है तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसके बाद जरा देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया
डायपोल मोमेंट के बारे में, तो ये देख लें यहाँ पे, सॉरी 1.65 वाटर का नहीं है, 1.65 यहाँ पे किसी का भी नहीं गिवन है, 1.85 है वाटर का। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई डायपोल मोमेंट आपसे पूछ लिया कि भाई वाटर का डायपोल मोमेंट कितना होता है, 1.85। वैसे इतना कॉमन एमसीक्यूज नहीं है ये, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वाटर का पूछ सकते हैं आपसे। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो डायपोल मोमेंट 0, CH2 नॉन पोलर 0, H2 0, CH4 नॉन पोलर तो 0। ये बात समझ आ गई, नॉन पोलर का हमेशा जो है क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट 0। अच्छा, इन वाटर ऑक्सीजन ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड एज। अब आ गई कहानी हाइब्रिडाइजेशन पे, जो कि एक पहाड़ जैसा टॉपिक समझा जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर भी। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिटरली मैं आपको बताऊं सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी टॉपिक की गारंटी लूँ ना लूँ कि भाई ये टॉपिक आएगा, मैं हाइब्रिडाइजेशन की गारंटी ले सकता हूँ कि भाई ये टॉपिक आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे दो, MD कैट का टेस्ट दे दो, ये टॉपिक आपके पास लाजमी आएगा। तो ये टॉपिक इतना जो है वो हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक को एक ज़रा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो जाहिर है हम पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ये वीडियो हमें जो है कम से कम 3-4 घंटे की रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो एक ओवरव्यू, एक ऐसा कंसाइज कर दूंगा कि इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ आ जाएगी। देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ो, XYZ अलिफ बेते कुछ भी पढ़ो, बस उसका मतलब समझ लो भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, हम मिक्सिंग कर देते हैं ऑर्बिटल की, कंबाइन कर देते हैं ऑर्बिटल को, एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं। और हम जो है जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। दीज ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी। इनकी जो है ये अगर पॉइंट आप नोट करना चाहो कि भाई इनकी जो है सेम शेप होता है, सेम एनर्जी होती है, MCQs के अंदर अगर आपसे पूछ लिया तो पूछ लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट जितने भी हैं वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होंगे आपके पास। अच्छा, अब मिक्सिंग तो है, लेकिन क्या मतलब, मिक्सिंग को समझ ही नहीं आया भाई, क्या मिक्सिंग है, क्या कंबाइन करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो मैं बताऊं। 3 तरह के जो है हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है sp3 के अंदर, sp3 के अंदर देखो ऑर्बिटल लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं भाई, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। s के अंदर आपको बताया था ऑर्बिटल एक होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, px, py और pz होते हैं। ठीक है, तो sp3 के अंदर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल मिलेगा, s के पास तो एक ही होता है, तो एक s ऑर्बिटल मिलेगा, और साथ में जो है हमारे पास 3 जो है p के ऑर्बिटल मिल जाएंगे। 3 किसके ऑर्बिटल मिलेंगे भाई, p के ऑर्बिटल मिलेंगे, और एक जो है हमारे पास s का ऑर्बिटल मिल जाएगा। तो एक s है तो एक s का, 3 p हैं तो 3 p के ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा, तो अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल इसकी ये है, समझाता हूं जरा मैं इसको थोड़ा और डिटेल से समझा देता हूं। एग्जाम्पल हो गई एक CH4 यानी कि मीथेन, इथेन, वाटर और साथ साथ अमोनिया। अब आ जाओ एक्चुअल डेफिनेशन पे कि भाई एक्चुअल समझने का कि भाई क्या होता है। एक एग्जाम्पल ली CH4 की, ठीक है। अब थोड़ा समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, वो ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट बन गया हल्का हल्का कि भाई एक ऐसा ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल होते हैं, कंबाइन होते हैं एटम, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बन गया। अब आओ एक्चुअल समझने की तरफ कि भाई होता क्या है। सेंट्रल एटम की हम बात करते हैं, मीथेन की हम बात कर रहे हैं ना कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, क्यों भाई क्या हो रहा है ऐसा कि हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो सेंट्रल एटम हमेशा पकड़ो, सेंट्रल एटम कार्बन होगा, जो कम होता है सेंट्रल एटम होता है, ज़्यादातर हम यूं ही अज्यूम करते हैं। तो कार्बन एक सेंट्रल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है होता है 6। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें हंड्स ने बताया, याद होगा अगर हंड्स रूल,
तो 1s2, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर उसके बाद आएगा p। p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो क्या करना, 2 नहीं देना। एक ऑर्बिटल के अंदर बेशक 2 आ सकते हैं, लेकिन भाई आपने 2 नहीं देना। वो कहते हैं ना कि आपने घबराना नहीं है, नहीं कुछ और था बहरहाल। तो जो भी था, पी एक्स के अंदर आपने क्या करना है भाई कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अगर बचता है तो भाई इसको भी दे दो। लेकिन बचा ही नहीं, 6 ही थे, तो 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 4, एक इसको दे दिया, 5, एक इसको दे दिए, 6, 7 होता, एक इसके पास भी आ जाता बेचारे के पास, 8 होता, फिर इसके बाद दोबारा एक इसके पास आता, 9 होता, पी वाई के पास एक और आ जाता, 10 होता, पी जेड के पास भी एक आ जाता। लेकिन 6 थे तो 2, 2, 4 और 2, 6। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है, जब कोई भी एक्साइटेड होता है, एक बच्चा एक्साइटेड होता है, तो बच्चा एक्साइटेड होकर क्या करना स्टार्ट करता है। आप बोलोगे बच्चे को एक्साइट होता है तो फिर वो कूदना स्टार्ट कर देता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे भी इलेक्ट्रॉन के मामले में भी वही सीन है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो ये भी जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब कैसे जंप करते हैं, 1s के अंदर पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा 2pz के अंदर, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है। तो 2 वालों की हम बात कर रहे हैं, 2s और 2p। तो 1 को हमने साइड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन देके, 2s के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके pz के अंदर आ गया। अब एक्साइटेड स्टेट आ गई, एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब हाइब्रिडाइज स्टेट की बात करते हैं। हाइब्रिडाइज स्टेट, ये वाला तो ऐसे लिख दिया। हाइब्रिडाइज का मतलब क्या था बताया ना, मतलब तो पता होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं कंबाइन करने को, किसको, एटॉमिक ऑर्बिटल को। तो भाई यहाँ पे ऑर्बिटल है ना, ये 2s, 2p, 2py, 2pz अलग अलग ऑर्बिटल हैं, तो इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। अब देखो किसको कंबाइन करना है भाई, sp3 पढ़े हो तो एक s कंबाइन होगा और 3 p कंबाइन होंगे। p का देखो एक ये रहा, एक ही दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, 3 p के, ये तीनों मिक्स हो जाएंगे और ये एक s का ये भी मिक्स हो जाएगा। तो 4 यानी कि एक s और 3 p, एक s और 3 p आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो जब मिक्स हो गए, अब मुझे ये बताओ भाई, मैं मिल्क शेक बना रहा हूँ, दूध लिया मैंने, आम लिया, आम का सीज़न भी चल रहा है, तो आम लिया, मिल्क शेक बना लिया, तो क्या जब मिल्क शेक बनाने के बाद गिलास के अंदर उसको निकाला, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि भाई इसको मैं नाम क्या रखूं, क्या इसको सिर्फ दूध कहूं या फिर क्या इसको सिर्फ आम कहूं, तो आप बोलोगे ना दूध कह सकते हैं ना आम कह सकते हैं, फिर क्या कहूं भाई, दोनों मिक्स हो गए ना, तो दूध भी है इसके अंदर, आम भी है इसके अंदर। तो भाई मैं बोल रहा हूं कि जब मिक्स हो गए चारों आपस में, तो क्या ये वाला, ये जो एस वाला था, क्या इसको मैं सिर्फ एस का नाम दूं, या ये वाला जो पी का था, क्या मैं इसको सिर्फ पी का नाम दूं, या ये वाला जो पी वाई था, क्या मैं इसको सिर्फ पी वाई का नाम दूं, या ये वाला जो पी जेड था, क्या मैं इसको सिर्फ पी जेड का नाम दूं, नहीं। तो मैं इन चारों को जब मिक्स हो गए, एक एस मिक्स हुआ, 3 पी मिक्स हुए, तो मैं इन चारों को नाम दूंगा sp3, sp3, sp3 और sp3। ठीक हो गया। तो यही होती है मिक्सिंग, कि 4 अलग अलग ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिमाग में बन गया होगा sp3 का। अभी sp2 पढ़ेंगे तो sp3 और ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर कैसे बना है भाई, ये 4, ये देखो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑर्बिटल थे ना, जिसमें से हाइब्रिडाइज्ड कितने हैं, मतलब मिक्स हुए हुए कितने हैं, तो आप बोलोगे ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 4 मिक्स हुए। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइज कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि 4, एक एस मिक्स हुआ और 3 पी मिक्स हुए, तो 4 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। तो ये 5वां क्या रहा, क्या ये मिक्स हुआ इनके साथ, नहीं, इसको तो हमने एस का नाम दिया है। तो क्या ये हाइब्रिडाइज्ड है, नहीं, तो फिर ये कौन क्या है, ये फिर अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो
एक चीज़ याद रख लो मेरे कहने पे, बस वो याद रखो कि भाई अनहाइब्रिडाइज्ड होगा तो दो लूप बनेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड होगा तो दो लूप बनेंगे, और हाइब्रिडाइज्ड होगा तो एक लूप बनेंगे। यहाँ पे कितने हाइब्रिडाइज्ड थे टोटल? चार हाइब्रिडाइज थे, एक एस और तीन पी का, तो sp3। तो चार हाइब्रिडाइज हैं तो चारों के कितने लूप बनेंगे? एक लूप बनेगा। तो आ जाओ, ये बीच में यहाँ पे इस जगह पे कार्बन लिख लेना, सी लिख लेना यूं करके, ठीक है। ये कार्बन का एटम, कार्बन के पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो चार मैंने सिंगल लूप बना लिए। ये एक सिंगल लूप, ये दूसरा सिंगल लूप, ये तीसरा सिंगल लूप, और ये चौथा सिंगल लूप। चार लूप बना लिए। अब ये चार लूप, ये ऑर्बिटल है, ये लूप बनाया ना, ये ऑर्बिटल है। ये पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, चारों मिक्स। चारों का नाम क्या था? sp3। तो यहाँ पे पहले ये px था, py था, pz था, लेकिन हमने क्या नाम दिया? sp3। क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों मिक्स हुए हुए ऑर्बिटल, इनमें से कोई s नहीं है, कोई p नहीं है, चारों के नाम sp3 है। तो चारों के नाम हमने क्या रख दिए? sp3। तो एक कार्बन के पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उन चारों ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करी हुई किसने? हाइड्रोजन ने। तो चारों पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास sp3। अब H2O भी इसकी एग्जाम्पल है, NH3 भी इसकी एग्जाम्पल है। अब वो आपको मैं अगर दिखा दूं तो वो कुछ इस तरीके से होगी। बस एक सरसरी सा मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका एक बन जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप जो है पूरे चीज़ों को, पूरी फर्स्ट ईयर पूरी सेकेंड ईयर को पढ़ो, ठीक है। अभी देखो अमोनिया, अमोनिया कैसे भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1, ये ग्राउंड स्टेट आ गई, 2py1 और 2pz1। अब यहाँ पे तो एक खाली ऑर्बिटल था, कहाँ गया? एक खाली ऑर्बिटल था, तो हमने बोला भाई एक को जंप करा के यहाँ से यहाँ पे भेज दो ताकि वो भी थोड़ा खुश हो जाए। लेकिन क्या यहाँ पे कोई खाली ऑर्बिटल है क्या? जब नाइट्रोजन का किया 7 होता है ना, दो एटॉमिक नंबर, तो 2 4 5 6 7, 8वां होता तो px के अंदर आ जाता 8वां। तो ये हमने बना लिया कि भाई नाइट्रोजन के पास एक्साइटेड स्टेट हमने यहाँ पे बनाई थी। एक्साइटेड स्टेट में क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया। लेकिन यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है ना, तो भाई ज़रूरत ही नहीं है, एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे बनाएंगे ही नहीं। फिर क्या करेंगे? बस sp3 पढ़ रहे हैं ना भाई, तो भाई sp3 पढ़ रहे हैं, इस वाले s को मिक्स कर दो इन तीनों के साथ, 3p के और एक s का, तो sp3 बन जाएगा। तो ये देख लो शेप इसका ऐसा बनेगा। ये देखो मीथेन का शेप ऐसे ही बनाया था, 1 2 3 4, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। अब इसके पास आ जाओ, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है ना, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एक साथ लिखते हैं, बाकी तीनों अलग अलग लिखते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 जो अलग अलग थे उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक जो लोन पेयर था, जो उसका अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उसको लोन पेयर कहते हैं। ये बेसिक केमिस्ट्री भी बताता जाता हूँ साथ साथ में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसको रिवीजन भी हो जाए। तो ये एक हाइब्रिड, ये दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड और ये चौथा हाइब्रिड, ठीक है। इस तरीके से इसकी डायग्राम बन जाएगी। अब बात आई कि भाई इसका शेप क्या होता है, इसका एंगल क्या होता है। तो ये आपको थोड़ा जो है मैं अगर आपको ले जाऊं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू रहे। ये शेप्स आपको यहाँ से पता चल जाएंगे कि भाई जैसे मैंने अभी बोला CH4 मैंने बनाया, तो आपने देखा होगा CH4 आपको यहाँ पे देखे मिल रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, वेस्पर थ्योरी होती है ना ये। तो CH4 यहाँ पे मिल रहा है। स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? टेट्राहेड्रल होगा, जिसमें 109.5, देखो इसी तरह मैंने बनाया था, 1 2, ये देखो एक तो सीधा यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और चौथा जो है उसी के बिल्कुल मिलता जुलता वहाँ पे बन गया। तो बिल्कुल इसी तरह देखो मैंने बनाया था, मैंने अपोजिट कर दिया, ये वाली साइड यहाँ पे थी और ये वाली साइड यहाँ पे थी, ठीक है। बस बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो शेप इसी तरीके से बनता है, 1 2 3 4,
अब इसके पास क्या क्या होता है भाई, चार बॉन्ड पेयर होते हैं और 0 लोन पेयर होता है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है भाई, टेट्राहेड्रल। ये स्ट्रक्चर अगर आप याद करना चाहो तो स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो, ठीक है। 109.5 डिग्री बनता है। एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है ये कि भाई कितना डिग्री किसके अंदर क्या क्या बनता है, ठीक है। अच्छा, तो वापसी आ जाते हैं अगर यहाँ पे हम अमोनिया समझ लिया भाई। अब वाटर भी देख लो। शेप्स वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, शेप वगैरह आप खुद देख लेंगे। शेप्स वाटर का भी देख लो शेप। वाटर का शेप कैसा होता है, H2O का एंगुलर होता है या फिर बैंड होता है। अब देखो sp3 है वाटर भी, सही है ना। sp3 है, मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, सोचो जरा जब तक मैं इसको नीचे करूं। sp3 है ना, एक s मिलेगा तो भाई 3 p मिलेंगे। टोटल ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8। तो 2 2 4, हंसने का एक देना इसको पहले, 5 6 7 बच रहे हैं, तो दोबारा आ जाओ px में। अब 8, अब 2 होगा इसके पास, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट तो नहीं बनेगी, क्योंकि अगर खाली होता कोई एटम तो हम ऑर्बिटल, तो हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन s से जम करवा के वहां पे भेज दो। अब sp3 पढ़ना है तो एक s मिलेगा 3 p से, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। तो ये देख लो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 का मतलब दो 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 के 2 पेयर बनेंगे, 4 हो गए, और 2 सिंगल हो जाएंगे, 5 6। ये देखो जो सिंगल होंगे वो हाइड्रोजन के साथ यूं ऐसे रिएक्शन कर लेंगे, और जो लोन पेयर होंगे वो वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। sp3 हो गया ये। अब आ जाओ sp2 पे। हाइब्रिड, ये अभी याद रहे, हाइब्रिड का एक लूप, अनहाइब्रिड कोई था ही नहीं, सही है। अनहाइब्रिड कोई था ही नहीं, तो हम 2 लूप हमने किसी के बनाए नहीं भाई, ये याद रखना, ध्यान में रखना बस। sp2, अब sp2 के अंदर जल्दी जल्दी, sp2 एक s मिलेगा और 2 p मिलेंगे। पहले एक s मिल रहा था और 3 p मिल लेते, तो भाई एक s मिलेगा, अब 2 p मिलेंगे। तो कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s मिलेगा 2 p मिलेंगे, वही लंबी कि भाई एक s मिलेगा, कंबाइन करेंगे, कंबाइन होगा 2 p के साथ, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएंगे। एग्जाम्पल, इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई इथीन का स्ट्रक्चर आपको कम से कम आता हो। तो C2H4 इथीन, ईन का मतलब एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये आ गया। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। BF3 हो गया। अब आ जाओ वही स्ट्रक्चर पे, स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट। इथीन की बात करें ना, तो सेंट्रल एटम कार्बन ही है। कार्बन का दोबारा ग्राउंड स्टेट बनाई तो वैसी बन गई, PZ के अंदर 0 रहा। एक्साइटेड स्टेट, अच्छा नोट डाउन लाजमी करना भाई प्लीज़, नोट डाउन नहीं करोगे नहीं समझ आएगा, नोट डाउन करना ज़रूरी है। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर वही एक S से, क्योंकि 0 है ना, तो एक S से जम करके आ गया 2PZ के अंदर, यहाँ पे एक बच गया, और PZ के अंदर भी एक आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट मतलब मिक्सिंग वाली स्टेट। sp2 पढ़ रहे हैं ना, अब एक S मिलेगा 2 p से, ये देखो एक S ले लिया, चलो ले लिया, अब 2 p ले लो, एक p 2 p। अब तीसरा p नहीं ले सकते, मतलब इसको अब हम नहीं ले सकते, अब इसको हमने ऐसे ही छोड़ना होगा। इसको तो ऐसे ही छोड़ते ही हैं, क्योंकि ये तो पहले शेल की बात कर रहा है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक S को मिक्स किया 2 p के साथ, तो अब एक S मिक्स हुआ 2 p के साथ, तो उसका नाम क्या देंगे, sp2, sp2 और sp2। अब ये कैसा है, मिक्स्ड है या फिर अनमिक्स्ड है, अनमिक्स्ड है। तो अनमिक्स्ड है तो इसका मतलब अभी जो मैंने याद करने के लिए बोला था, हाइब्रिडाइज था या फिर अनहाइब्रिडाइज था, 2PZ। हाइब्रिडाइज मीन मिक्स हुए हुए, हाइब्रिडाइज का मतलब भी लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए कि भाई मिक्स हुए हुए। अनहाइब्रिडाइज का मतलब नहीं मिक्स हुए हुए। जो मिक्स नहीं हुआ हुआ उसके 2 लूप बनाओगे, जो मिक्स हुआ हुआ उसका 1 लूप बनाओगे। आ जाओ दोबारा से, इन तीनों के कितने लूप बनेंगे, मिक्स हुए में अनमिक्स हुए में, मिक्स है ना, ये मिक्स हो गए, तो भाई तीनों के सिंगल सिंगल लूप बनेंगे। और 2PZ का कितना लूप बनेगा, 2 लूप बनेगा, क्योंकि ये क्या है, अनमिक्स्ड। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। ये देखो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड का, हाँ हाइब्रिड का मैंने याद करने के लिए बोला था, कितने लूप बनेंगे, 1 लूप। ये एक बनाया, 3 हाइब्रिड है, ये दूसरा बनाया,
और ये जो है ये तीसरा बना दिया एक कार्बन का। अब दूसरे कार्बन पे आओ, ये एक बनाया, ये दूसरा बना दिया और ये तीसरा बना दिया। ये तीन हाइब्रिड बन गए, ये तीन हाइब्रिड बन गए। अब मिक्स हो गए ना तीनों, तो नाम क्या पड़ा सबका? sp2, तो इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2। और इस कार्बन पे आओ, इसका नाम भी sp2, इस कार्बन के पास ही तीन थे ना, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2। ठीक है, एक अनहाइब्रिड बेचारा बच गया था और वो था 2pz। तो अनहाइब्रिड है तो कितने लूप बनेंगे? दो। ये देखो डॉटेड लूप बना दिए मैंने, ये डॉटेड लूप यूं बना दिए, एक सिंगल, ये दो। तो क्योंकि अनहाइब्रिड था pz तो इसलिए इसके दो लूप बन गए। यहाँ पे भी एक अनहाइब्रिड, तो इस दोनों लूप को मिला के हमने नाम दे दिया pz का। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकूँ क्लियर करने के लिए, तो कुछ इस तरीके से, ये देखो इथीन है ना, ये देखो एक कार्बन, ये एक, ये दो और ये तीन। इस कार्बन के पास भी एक, दो और ये तीन। एक अनहाइब्रिड था वो, ये अनहाइब्रिड ब्लू वाला, डार्क ब्लू वाला, ये अनहाइब्रिड pz, ये भी अनहाइब्रिड pz। ठीक है, दो, एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, तीन हाइब्रिड थे ना, दो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया उसने एक कार्बन के साथ, इसने भी दो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया एक कार्बन के साथ। ठीक है, अच्छा। अब इसी तरीके से जो है आप sp3 को भी देख लोगे और sp को भी देख लोगे। C2H2 इथाइन, इथाइन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बिटवीन, वैसी स्टेट बनेगी, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। फिर क्या होगा भाई, एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक जम करके यहाँ पे आ गया। अब sp पढ़ रहे हो ना, तो भाई एक s कंबाइन होगा एक p के साथ, तो वहाँ पे दो p के साथ कंबाइन हो रहे थे तो 2pz बच गया था। लेकिन यहाँ पे 2pz के साथ क्या बच गया है? 2py भी। दो अनहाइब्रिड, तो इसका मतलब एक अनहाइब्रिड के कितने लूप? दो लूप। तो दो अनहाइब्रिड हैं तो कितने लूप बनेंगे भाई? चार लूप बनेंगे। एक s को मिक्स कर दो एक p के साथ, ये एक s को मिक्स कर दिया एक p के साथ। ठीक है, एक s और एक p, py ऐसी बच गया, pz ऐसी बच गया। अब आ जाओ भाई डायग्राम में। हो, ये तो डायग्राम तो और नज़र नहीं आ रही। चलो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे समझाने की। अब ये देखो, अब ये देखो, थोड़ा समझना है इसको। इथाइन, ये देखो कार्बन, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s और एक p, ये एक बना दिया और ये दूसरा बना दिया। इस कार्बन के पास भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये बना दिया और दूसरा यूं बना दिया। एक कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड भी थे, एक तो कौन कौन से, पी वाई भी था यहाँ पे और साथ साथ पी जेड भी था। पी वाई के कितने लूप बनेंगे? दो लूप। तो ये देखो, ये ऑरेंज वाला पी वाई पूरा हो गया, दो लूप, पी जेड के भी दो लूप, पी वाई के भी दो लूप, पी जेड के भी दो लूप। अब ये जो डबल लूप वाले होते हैं ना, ये डबल लूप वाले, ये याद रखना पाई बॉन्ड बनाते हैं। पी जेड, पी देखो पी जेड के साथ बॉन्ड बना रहा है और वो पाई बॉन्ड, पी वाई के साथ बॉन्ड बना रहा है पाई बॉन्ड। और इसी तरह वहाँ पे भी हमने एक चीज़ पढ़ी कि भाई जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड था, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी के दो क्या बन जाएंगे? पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो देखो कार्बन इथीन के अंदर ना, इथीन के अंदर बताओ मुझे कितने सिग्मा हैं और कितने पाए हैं? ये आप लोग खुद से जो है करके कमेंट करके बताओगे, या फिर जैसे भी आप बताना चाहो आप जो है बता सकते हो। ये कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है? जितने भी सिंगल बॉन्ड है भाई वो सिग्मा होते हैं, डबल में अंदर एक सिग्मा और दूसरा फिर पाए, ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा और दो पाए। तो इस लिहाज से आपने बताना है कि भाई इथीन के अंदर कितने जो है सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एसपी भी पढ़ लिया हमने भाई कि भाई एसपी के अंदर ऐसा ऐसा होता है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट, क्या था ये? इन वाटर ऑक्सीजन ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड। वाटर किसकी एग्जाम्पल है? sp2 की, sp3 की, dsp2, sp किसकी एग्जाम्पल है? ये आप खुद ही जो है सॉर्ट आउट करो। मैंने आपको टॉपिक पूरा पढ़ा दिया। अब वाटर किसकी एग्जाम्पल है आपको
नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप जो है पीछे जाके चेक करके इसका आंसर खुद से करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर, इनमें से कौन सा जो है लीनियर है। H2O, तो ये अब आप वो खोलोगे जो मैंने आपको बोला था वेस्पर थ्योरी के अंदर, मैंने आपको बोला था कि भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर जो है आप उसको दोबारा जाके चेक करो वेस्पर थ्योरी के अंदर के भाई लीनियर जो है कौन सा शेप बना रहा होता है। ठीक है, तो लीनियर शेप आपको देखना पड़ेगा कौन सा शेप लीनियर होता है। मैं कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें कोशिश करूँगा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए ये जो है ये चीज़ें आप जो है खुद से देखोगे। कॉन्सेप्ट होगा कहीं पे वो बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको। डायपोल मूवमेंट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर बता चुका मैं, इज जीरो। चलो ये तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई जीरो होगा। इट्स स्ट्रक्चर विल बी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंगुलर होगा, लीनियर होगा, टेट्राहेड्रल होगा या फिर जो है ऑक्टेन होगा। तो फिर वही स्ट्रक्चर की कहानी आ गई, स्ट्रक्चर आप खुद से देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी पोलर, इसमें से कौन सा पोलर है। जब पानी आ जाता है ना कहीं पे, फिर पानी आ गया तो भाई हमें कहीं पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, तो इसलिए पानी आ गया तो भाई पोलर तो पानी ही है। ये नॉन पोलर क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में CH4 नॉन पोलर हम देख चुके हैं, कार्बन ट्राइऑक्साइड भी नॉन पोलर के अंदर आता है। ठीक है, अब शेप ऑफ CH4, फिर शेप आ गया तो शेप, अच्छा मैं समझ रहा था कि शायद ज़्यादा नहीं आएगा, तो शेप को आपको याद करना पड़ेगा, सबके शेप जो है क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं। कोशिश करूँगा मैं वेस्पर थ्योरी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी हम शेप्स एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा चले मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना। क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा अभी वेस्पर थ्योरी। इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज करता हूँ, पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड, पोलैरिटी क्या होती जाएगी, पोलर। देखो ना, अगर मैं आपको बताऊं तो पोलैरिटी की हम बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है पहले तो ये देख लो, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन सोडियम का वो एबिलिटी एटम की जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करे, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। जैसे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के, ये आखिरी शेल का मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया बस। सोडियम 1A से बिलोंग करता है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 7A से बिलोंग करता है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के लिए आसान है कि भाई वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्या कर ले, बोरो कर ले ले। तो अब देखो, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज 1.8 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, हाइड्रोजन की। सही है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्लोरीन को इन इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में क्या होगा, उतनी मुश्किल। क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको बताई, न्यूक्लियस क्या करता है, फोर्स लगाता है इस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड रखने के लिए। तो इस न्यूक्लियस ने भी फोर्स लगाई हुई है कि वो इस शेल को अपने पास होल्ड रखे, इसने भी फोर्स लगाई हुई है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड रखे। लेकिन फोर्स ज़्यादा किससे लगाई हुई है, हाइड्रोजन ने, वो 2.2 की लगाई हुई है, इसने 1.8 की लगाई हुई है। तो क्लोरीन को कम फोर्स वाले इलेक्ट्रॉन को तोड़ना आसान होगा या ज़्यादा फोर्स वाले इलेक्ट्रॉन को तोड़ना आसान होगा। तो आप बोलोगे कम फोर्स जिसकी है उसको तोड़ना आसान है, तो इसका मतलब क्लोरीन को सोडियम को तोड़ना आसान है और हाइड्रोजन को तोड़ना क्या है, मुश्किल है। अच्छा, तो सवाल भूल गया मैं, एक मिनट। अच्छा, तो कौन सा जो है हमारे पास ज़्यादा पोलर होगा, क्या ये वाला ज़्यादा पोलर होगा या फिर ये वाला जो है ज़्यादा पोलर होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो पोलर होगा। ठीक है, NaCl ज़्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू HCl, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है ना, डिफरेंस ज़्यादा है। तो देखो, अब देखो डिफरेंस हाइड्रोजन का H2 आपको पता है, H2 क्या होता है, H2 जो है नॉन पोलर होता है। क्यों नॉन पोलर होता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो कितना होता है, 0। कैसे, हाइड्रोजन का 2.2, दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी
2.2। तो भाई जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो वो किसकी तरफ जा रहा है, नॉन पोलर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा होगा वो किसकी तरफ जाएगा, फिर वो पोलर की तरफ जाएगा। कम कर रहे हैं तो भाई नॉन पोलर की तरफ जा रहा है, बढ़ाएंगे तो फिर वो पोलर की तरफ जाएगा। तो इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड, तो पोलैरिटी क्या होगी, जितना डिफरेंस इंक्रीज होगा तो पोलैरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा जो है जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जब भाई जब H2 आ गया दूसरी तरफ देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फिर से वही आ गया सवाल। विच वन इज द पोलर मॉलिक्यूल, पोलर फिर मैंने बोला वही वाला सवाल दोबारा आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, इन चारों में से किसका जो है शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा, तो वो मैं आपको जरा इससे समझाऊंगा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना होता है ना कि भाई बॉन्ड लेंथ है क्या, फिर उसके बाद बताऊंगा ना कि भाई शॉर्ट होता है किसका किसका लॉन्ग होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यानी कि मैं अगर बोलूँ दो मॉलिक्यूल है, यहाँ से इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक हो गया। अच्छा, इसका यूनिट जो है एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये ज़रा देखना पड़ेगा आपको, एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो कह रहे हैं द ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगा, जैसे एक तो मिनिमम ही है ना, कम से कम एक होना चाहिए, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तीन से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ टू एटम द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, जितनी नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो इसका मतलब फॉर इंस्टेंस द बॉन्ड लेंथ इन सी, तीन बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं भाई, तीन है, तीन बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इज शॉर्टर देन सी डबल बॉन्ड सी, और इसका बॉन्ड लेंथ इससे छोटा होगा क्योंकि सबसे जितने कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो सबसे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा उससे कम इसकी, और उस सबसे कम जो है सी ट्रिपल बॉन्ड सी की। तो यहाँ पे आ जाओ कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग है शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो क्लियर है शॉर्टेस्ट में जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतना शॉर्ट होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड इसके अंदर है, उससे छोटा ये, और उससे बड़ा सॉरी, और सबसे बड़ा सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, तो टोटल 24 MCQs से इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ना है, आधे हमने कर लिए इंशाल्लाह, आगे जो है आधे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो है वेस्पर थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।